दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये पेपर हुआ था 11 दिसंबर को, इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 11 दिसंबर 2020 को इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था। 50 क्वेश्चन आपके पेपर में जीएस के आने वाले हैं और यहाँ से आप सबको आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपके एग्जाम में। आर्ट एंड कल्चर, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध बेनेश्वर मेले के लिए जाना जाता है। यानी इतना तो तय है कि बेनेश्वर मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, राजस्थान में। पर यहाँ से आप सबसे जगह का नाम पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है जयपुर, डूंगरपुर, माउंट आबू या फिर अलवर। तो बेनेश्वर मेला जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर में लगता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर में जो है हाथी महोत्सव या फिर एलिफेंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हाथी या एलिफेंट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, ये जयपुर में हो गया है। राजस्थान के जो टीसीएस एग्जाम में पूछता है वो ध्यान रख सकते हो, मरु महोत्सव, ये मरु फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। जैसलमेर में जो है मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और जो बेनेश्वर मेला है इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ जो है वो बेनेश्वर मेले को कहा जाता है। दूसरा, अगर आप सबसे पूछा जाए कि ईस्ट का महाकुंभ किसे कहते हैं, ईस्ट का महाकुंभ, तो ईस्ट का महाकुंभ से मतलब किस मेले से संबंधित हो गया है, तो ईस्ट का महाकुंभ है अंबुबाची। ध्यान रखिएगा, ईस्ट का महाकुंभ किसे कहते हैं, अंबुबाची को। और इस मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो ये मेला है असम का, असम के गुवाहाटी में ये मेला लगता है। उसके साथ साथ जो है आप सबसे पूछा जाएगा कि केमल फेयर के लिए, यानी केमल ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला कहाँ पे लगता है, तो पुष्कर में लगता है। ऊंटों के व्यापार के लिए मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो राजस्थान के पुष्कर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान के मेले हैं जो बहुत पूछे गए हैं। पहला, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, जैसलमेर में। हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, जयपुर में। बेनेश्वर मेले का आयोजन जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, डूंगरपुर में। और पशुओं का मेला या कैमल फेयर जो है ऊंटों और घोड़ों के व्यापार के लिए जो प्रसिद्ध है, ये पुष्कर में हो जाएगा। ईस्ट का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो अंबुबाची मेले को जो है ईस्ट का महाकुंभ कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 ने अपने उत्पादों के बेहतर विपणन और निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की थी। बजट आप सबको 2023-24 के बजट को जरूर पढ़ना है। ये क्वेश्चन आप सबको यहाँ से बता रहा है कि बजट से संबंधित पेपर में एक सेट की अगर बात की जाए तो 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे बजट से आप सबसे पूछे गए थे। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 2020-21 में अपने उत्पादों के बेहतर विपणन और निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिले पर ध्यान केंद्रित करा था। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय से संबंधित ये प्रोडक्ट हो गया है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत करी थी। और किससे हो जाएगा, ये बागवानी के क्षेत्र के लिए, बागवानी क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद, निम्नलिखित में से किस राज्य में बीबी का मकबरा नामक स्मारक है। बीबी का मकबरा नामक स्मारक है जो औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह है। औरंगजेब जो है ये लास्ट पावरफुल मुगल शासक हुआ, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, अंतिम शक्तिशाली जो है मुगल शासक। अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब हुआ। लेकिन लास्ट मुगल रूलर अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबका आंसर होना चाहिए बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति में। और औरंगजेब कब से कब तक रहता है शासक, तो यह 1658 से लेकर 1707 तक शासक रहता है। और इसने अपनी पत्नी के नाम पर जो है रबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह पर जो एक मकबरा बनवाया, जो बीबी का मकबरा कहलाया, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसी से पेपर में क्वेश्चन आता है कि बीबी का मकबरा हूबहू नकल है, तो ये नकल किसकी मानी जाती है दोस्तों, ताजमहल की। और ये बहुत आसानी से याद भी रह सकता है क्योंकि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी मुमताज बेगम की याद में। तो दोनों ही ध्यान रखेंगे। ताजमहल को किस इसका पूर्ववर्ती कौन था, तो हुमायूं का मकबरा ध्यान रखोगे। ताजमहल से हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित हो गया है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। जबकि ताजमहल कहाँ पे हो गया है, तो यह आगरा में हो गया है। और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, ये कहाँ पे हो गया है, महाराष्ट्र में। पहले ध्यान रखोगे हुमायूं का मकबरा, इसका किसका पूर्ववर्ती हो गया है, ये ताजमहल का। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में आगरा में। और फिर उसके बाद हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसको हूबहू नकल माना जाता है किसकी, ताजमहल की। ठीक है, जो कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर
निम्नलिखित में से कौन एक जैविक नाइट्रोजन स्त्रीक है? एक जैविक नाइट्रोजन स्त्रीक है रोटावायरस, नीलहरित शैवाल, प्रोटोजोआ और एस्परगिल्स। एक जैविक नाइट्रोजन स्त्रीक हो गया है नीलहरित शैवाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर क्या थी? बजट से संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पे ध्यान दे लीजिएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? आयकर पर जो है उपकर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दर क्या रही थी? 4%, 3% और 5%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4% रहती है दर। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। बजट से तो अलग से हम लोग एक क्लास कर लेंगे जिसमें बजट को पढ़ना है। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हो गई है? दलाई लामा, सदगुरु देवदत्त पटनायक और स्वामी ज्ञान वत्सल्य। तो दलाई लामा की प्रसिद्ध पुस्तक हो गई है ये बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड। तो यानी बुक्स एंड ऑथर से भी आप सबको क्वेश्चन पढ़ के आना है। ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद छोटी आंत को ग्रहणी जेजुनम में विभाजित किया जाता है, यानी एक पार्ट और है। छोटी आंत को किस में विभाजित किया जाता है? जेजुनम, ग्रहणी, कोलन, इलियम, गुदा और मलाशय। तो छोटी आंत इन स्मॉल इंटेस्टाइन को ग्रहणी, जेजुनम और इलियम में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो हम लोग कुछ का डिटेल में सॉल्यूशन करते चलेंगे, बाकी यहाँ से पढ़ते चलेंगे हम लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बारे में जानकारी देता है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास हो गया है आनंद मठ, पहला तो ये। दूसरा, इसी से ही हमें सबसे पहले अंग्रेज विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप सबसे कभी पेपर में पूछा जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला विद्रोह हुआ था, प्रथम जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा विद्रोह था और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये फर्स्ट था, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है इसकी जानकारी, यानी ये था आपका सन्यासी विद्रोह। अंग्रेजों के सबसे खिलाफ किया गया सबसे पहला विद्रोह कहलाया सन्यासी विद्रोह, और इसकी जानकारी हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 10 कठिया गाथा गीत गायन एक प्रचलित रूप है। 10 कठिया गाथा गीत गायन जो है किस राज्य के प्रचलित रूप हैं? तो ये आर्ट एंड कल्चर से आप सबका क्वेश्चन पूछा गया है। 10 कठिया और गाथा गीत, तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा का हो गया है। किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से संबंधित हो गया है। उड़ीसा का एक गोटीपुआ नामक नृत्य है, गोटीपुआ, ये भी पेपर में बहुत पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गुजरात में जो है राठवा जनजाति है, गुजरात की राठवा जनजाति, ध्यान रखिएगा राठवा, और इसका एक नृत्य का रूप है राठवानी घेर, और घेर से एक ध्यान रखिएगा घेरिया। ये दोनों ही किस राज्य के हैं? राठवानी घेर और घेरिया, तो गुजरात से संबंधित हो गए हैं। लद्दाख में याक डांस बहुत फेमस है, याक डांस। और लद्दाख का शाही नृत्य अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? सेंडोल। सेंडोल जो है वो लद्दाख का शाही नृत्य हो गया है, और इसे वर्ष 2019 में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया था। 10 कठिया उड़ीसा का हो गया, लद्दाख का याक डांस ध्यान रखेंगे। सेंडोल ये जो है आपका लद्दाख का रॉयल डांस हो गया, शाही नृत्य हो गया है। असम में पहले मैं आप सबको बता चुका था अम्बुबाची, असम के गुवाहाटी में लगता है अम्बुबाची का मेला, और असम के गुवाहाटी में जो है, असम के गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल पे मंदिर कौन सा है? कामाख्या मंदिर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, लॉयल क्लासेज एसएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप सबको जो है पीडीएफ भी मिलती रहेगी, लॉयल क्लासेज एसएससी। चलो नीचे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग केंद्रीय बजट 2020-21, क्योंकि पेपर जो है वो 20-21 में हुआ था, तो फिर से आप सबको यही ध्यान रखना है भाई, बजट से संबंधित थर्ड क्वेश्चन हो गया है, यानी बजट पे विशेष ध्यान दे लेना है। केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था? किस संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव आया? राष्ट्रीय विरासत प्रबंधन संस्थान, भारतीय कला और वास्तुकला संस्थान, अप्लाइड संरक्षण के राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान। तो 2020-21 के बजट में जो है भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में सीन नदी जो है इसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक हो गई है? नदी तंत्र से पूछा गया है। सीन नदी जो है नदी तंत्र में पहला नर्मदा, कृष्णा, तापी और गोदावरी। तो सही आंसर जो होगा आप सबका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सीन नदी जो है ये भीमा नदी की सहायक नदी हो गई है, भीमा नदी की सहायक नदी हो गई है भीमा। और भीमा जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, भीमा सबसे बड़ी सहायक नदी है किस नदी की? कृष्णा। एक चीज़ मैं आप सबको बताऊं दोस्तों,
कृष्णा नदी जो है इसके ऊपर सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी, इसके सहायक नदियों को लेके। भारत की सबसे बड़ी जो लंबी जो नदी हो गई है वो गंगा है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत को इंग्लिश में कह देंगे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट, पेनिनसुलर की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है गोदावरी, और सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो कृष्णा नदी है। अगर आप सबसे पूछे कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप सबका आंसर होना चाहिए महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होगा दोस्तों? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन सी हैं? कृष्णा, उसके साथ है कोयना, उसके साथ है वेना, उसके साथ हो गई है गायत्री, और एक है सावित्री। ये 5 नदियों का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है दोस्तों? ये 5 नदियों का उद्गम जो है महाबलेश्वर से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा? महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबक से इसका उद्गम होता है, नासिक से। गोदावरी नदी में शाही स्नान होता है जब नासिक में कुंभ का मेला लगता है। तापी नदी का क्या याद करोगे? तापी का याद करना है धूपगढ़ी। क्यों बता रहा हूँ धूपगढ़ी? धूप में नदी तप गई तापी। धूपगढ़ी किसकी ऊंची चोटी है? तो आंसर होगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़ी, और धूप में तप गई नदी तापी। कृष्णा नदी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी जो है ये कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली नदियाँ हो गई हैं। और नर्मदा और तापी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़बरदस्त आप सबको प्रीवियस सारे क्वेश्चन यहाँ से करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव किस वर्ष रखी गई थी? पहला तो यही हो गया कि गेटवे ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो आप सबको पता हो कहाँ पे है? मुंबई में है। भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं मुंबई को, और उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं हरियाणा को, और हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं झज्जर में बहादुरगढ़ को। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव किस वर्ष रखी गई थी? क्या सही आंसर करेंगे आप लोग यहाँ से? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया 1925, 1911, 1907 और 1920। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 31 मार्च 1911 को जो है 31 मार्च 1911 को जो है गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर, दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एसएससी ने आप सबसे पता एक पेपर में क्वेश्चन पूछा, दिबांग और लोहित जो नदियां हैं ये कहाँ पे बहने वाली नदियां हैं? दिबांग और लोहित नदियां कहाँ पर बहती हैं? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो दिबांग और लोहित जो हैं, दिबांग नदी से हैं तो ये कहाँ पे हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश। लोहित आप सब ध्यान रख लीजिएगा, ये असम में। तो पेपर में आंसर क्या मिला? अरुणाचल प्रदेश और असम में। दिबांग और लोहित नदी ध्यान रखिए। मणिपुर से एक नदी निकलती है, नदी ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम हो गया है बराकर, या फिर इसको किस नाम से भी जाना जाता है बांग्लादेश में? सूरमा। सूरमा नदी जो है वो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। सूरमा नदी जो है दोस्तों बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी हो गई है, सूरमा नदी बांग्लादेश की। ये भी ध्यान रखना है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सूरमा नदी है। उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से इसका होता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल या आपातकालीन स्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालाइन, टेस्टोस्टेरोन और थायरोक्सिन। तो बाकी आप सबके पढ़े होंगे। एक हार्मोन यहाँ पे है जिसको हार्मोन ऑफ फाइट या हार्मोन ऑफ फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। जिसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हार्मोन ऑफ फाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन है एड्रेनालाइन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग फिर इसके बाद, हार्मोन ऑफ फ्लाइट या हार्मोन ऑफ फाइट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ इकट्ठे हुए दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और संसद को अपने सम्मान के कारणों के बारे में सूचित करेंगे? तो क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आप सबसे जो है आर्टिकल पूछा गया है, दोनों सदनों को संबोधित करेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो 87(1) जो होगा ऑप्शन ए वो सही आंसर हो जाएगा। दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। दोनों सदनों के जब सदन एक साथ इकट्ठे होते हैं तो अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। कौन करते हैं दोस्तों? लोकसभा स्पीकर जो है उस समय अध्यक्षता करते हैं। ये भी ध्यान रखना है आप सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किस टीम ने 10वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता था? 2020 का खिताब ये 10वीं थी, और अगर आप सबसे यही सेम 12वीं पूछता तो आप सबका आंसर क्या हो जाता? उड़ीसा ने जीता था। 12वीं किसने जीती? उड़ीसा ने। और 10वीं जो है 2020 में हुई थी, ये हरियाणा। यानी ये वाला क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा गया दोस्तों? करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद निम्न में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप में से दिवासो नामक आदिवासी त्योहार जुड़ा हुआ है? ये आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया है। दिवासो नामक त्योहार जो वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताओ क्या आंसर हो जाएगा सही हमारा? मिजोरम, गुजरात, केरल और उड़ीसा। तो दिवासो नामक त्योहार जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात, और गुजरात से क्या संबंधित हो गया है? गरबा। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दिखाने वाला नृत्य डांडिया रास। उसके साथ साथ राठवानी घेर, उसके साथ साथ घेरिया और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। आयोजन कहाँ पे किया जाता है? अहमदाबाद में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये सारे गुजरात राज्य से संबंधित हैं। केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। किस राज्य का हो गया? केरल का। मिजोरम में किया जाता है दोस्तों बैम्बू डांस, हिंदी में कहते हैं बांस नृत्य। नाम बताएंगे आप सब? चिराव, किस नाम से जाना जाता है? जिसको चिराव कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा हमारा, नेक्स्ट है सर्वपुरिया और सोमवंशी, ये दो राजवंश हुए थे, इन्होंने कहाँ पे शासन करा था? अगर आप सबसे पूछे वाघेलाओं का शासन कहाँ पे था, तो वाघेला बताइएगा जरा। सर्वपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने कहाँ पे शासन करा था? गुजरात, केरल, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। तो सर्वपुरिया और सोमवंशी नामक राजाओं का शासन रहता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वाघेला जो है गुजरात में शासन करते हैं, और वाघेला वंश के अंतिम शासक हुआ था, नाम लास्ट रूलर का अगर आप सबसे पूछा जाए, अंतिम शासक जो है वो कौन हुआ? तो आंसर हो जाएगा कर्णदेव। अंतिम शासक हुआ था, इसको हरा के जो है वाघेला डायनेस्टी या गुजरात का जो है विलय दिल्ली सल्तनत में कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी नाम था, खिलजी वंश का उस समय शासन चल रहा था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कोशिकाओं में गैसों के संचयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिकाओं में गैसें जो चलती हैं, गैसों का संचलन होता है, इसे क्या कहते हैं? भक्ष्य काणुक्रिया, पादाब, परासरण या विसरण। तो इसके किस नाम से जाना जाता है? तो गैसों के लिए तो विसरण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर गणतंत्र दिवस परेड 2020 में मुख्य अतिथि रहे थे जेयर बोल्सोनारो। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया है। 2020 की परेड में जो है जेयर बोल्सोनारो राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। तो बोल्सोनारो जो हैं ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से भी ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन, लुई पाश्चर, पाश्चराइजेशन की खोज करता है तो एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट हुक। तो चेचक के टीके की डिस्कवरी जो है किसके द्वारा की गई थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके की डिस्कवरी की गई थी। WHO का गठन कब होता है? तो WHO गठन 7 अप्रैल को होता है। 7 अप्रैल। आगे बताइएगा कब होता है? 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। आपका एक ऑप्शन है 1958। बताना सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस देश से अब्दुल रज्जाक मध्ययुगीन काल में भारत में आया था? अब्दुल रज्जाक को पढ़ के आते हैं, ये विजयनगर की यात्रा पर आता है। किसकी यात्रा पर आया था दोस्तों? विजयनगर की यात्रा पर आता है। विजयनगर की यात्रा पर भी ही निकोलो कॉन्टी भी आया था। निकोलो कांटी किसकी यात्रा पर आया था? ये भी विजयनगर की यात्रा पर आया था, निकोलो कांटी। और अब्दुल रज्जाक भी जो है विजयनगर की यात्रा पर आता है। बारबोसा और डोमिंगस पायस ये भी विजयनगर की यात्रा पर आते हैं। ये दोनों किसके समय में आए थे? तो ये कृष्णदेवराय के समय में आते हैं। कृष्णदेवराय को बाबर ने अपने समय में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? ये फारस का था। डोमिंगस पायस और बारबोसा पुर्तगाल के थे, और निकोलो कांटे इटली का यात्री हो गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाश्चीकरण यानी एमलिफिकेशन के लिए जिम्मेदार हैं? कौन सा वसा के पाश्चीकरण के लिए? रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन और पित्त। ये तो आप लोग पढ़ के आते हैं एंजाइम के रूप में, है कि नहीं? एंजाइम हो गए हैं। रेनिन और पेप्सिन जो हैं ये तो अमाशय से स्रावित होते हैं।
इमल्सिफिकेशन, वसा के जो है इमल्सिफिकेशन के लिए पित्त से निकलने वाला पित्तरस हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पित्त एक तरल पदार्थ है, लीवर से मतलब लीवर के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद जुलाई 2020 में अंतिम सांस लेने वाले रवि कोंडाला राव को सिनेमा के में योगदान के लिए जाना जाता है। यानी ये भी क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से संबंधित हो गया है। रवि कोंडाला जो है एक अभिनेता हुए थे, सिनेमा में हैं। तो यहाँ पे पूछा आप सबसे है कि किस सिनेमा के, तेलुगु सिनेमा, कन्नड़, मराठी और तमिल। तो ये तेलुगु सिनेमा के जो हैं उनके योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी करंट अफेयर का है। 25 जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन के लिए गिनीज वर्ल्ड के रिकॉर्ड द्वारा 4 दशक बाद यह उपलब्धि हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 2020 में फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन के लिए राजश्री साहू, शकुंतला देवी, कुसुम कुमारी और उमा चक्रवर्ती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शकुंतला देवी को जो है ये उपलब्धि हासिल हुई है। शकुंतला देवी का नाम ध्यान रखेंगे। 2020 में जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे तेज आप यूँ कह सकते हैं ह्यूमन कंप्यूटेशन यानी मानव गणना। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितने भागों में कितने जातियों में विभाजित था? मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर की पत्नी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 में जो है युद्ध होता है। और उसके अनुसार जो है ये 7 वर्गों में विभाजित था, 7 वर्गों में। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसमें बताया गया कि भारत में जो समाज है 7 जातियों में विभाजित था। नेक्स्ट पे आते हैं। केंद्रीय बजट से फिर से क्वेश्चन आया है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के लिए प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत का अनुमान जो है वो क्या लगाया गया है? सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या माना गया है? डायरेक्ट टैक्स, संघ उत्पाद शुल्क, माल और सेवा यानी जीएसटी और सीमा शुल्क। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं। नदियों को जोड़ने के अनुसार केन नदी को किस नदी से जोड़ने का ILR बोल देते हैं? ये जो है इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट हो गया है। नदी जोड़ो कार्यक्रम है। पहली बार किन 2 नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है? बेतवा, केन नदी तो है ही, केन और किस नदी को? बेतवा, काली सिंध, चंबल और महानदी। तो बेतवा नदी को जोड़ने का काम चल रहा है। केन और बेतवा नदी को इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहली बार इन नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ए सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के मऊ से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक, अमरकंटक तो नहीं कहेंगे, छत्तीसगढ़ से आप कहेंगे। अमरकंटक से सोन नदी जो कि अमरकंटक के उत्तर से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है। और पश्चिम से नर्मदा जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत में। तो महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध उड़ीसा में। ये उड़ीसा की सबसे लंबी नदी भी है महानदी। नेक्स्ट पे आते हैं। 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले चीनी खिलाड़ी नाम लीन डेन। लीन डेन जो हैं वो क्या हैं? एक पेशेवर हैं, किससे जुड़े हुए हैं? चीन के हैं और सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी थी 2020 में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। शतरंज खिलाड़ी, तैराक, बैडमिंटन खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी। तो लीन डेन जो हैं एक बैडमिंटन खिलाड़ी हो गए हैं, बैडमिंटन प्लेयर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? सुतका गेंडोर, साटगई, सौतकाहा, कोहो और सुरकोतदा। तो सुतका गेंडोर तो बलूचिस्तान में पढ़ के आते हैं। सुरकोतदा जो है एक प्राचीन बंदरगाह के रूप में पढ़ के आते हैं, ये गुजरात में स्थित हैं। इसके अलावा गुजरात में जो है लोथल पढ़ के आते हैं। लोथल ये भी बंदरगाह स्थित हो गया है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। लोथल से सबसे पहले भारत में चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। और लोथल शहर फिर क्या किस नदी के किनारे है? चावल के क्या लगते हैं? भोग। तो किस नदी के किनारे स्थित हो गया है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक धोलावीरा स्थल है, ये भी कहाँ पे? गुजरात में है। और धोलावीरा जो है पहला हड़प्पाकालीन स्थल हो गया है, जिसको किसमें शामिल किया गया था? 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, यानी यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला स्थल है। इसी के साथ ही 2021 में ही यूनेस्को में जो है तेलंगाना का रामप्पा मंदिर भी किया गया था। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। इन 2 जो हैं स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 2021 में। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीय बजट 2020-21, फिर से बजट से क्वेश्चन है,
विवाद से विश्वास नामक योजना निर्दिष्ट की गई थी? माल और सेवा कर, प्रत्यक्ष कर, औपचारिक क्षेत्रों में ऋणों का पुनर्गठन और संघ उत्पाद शुल्क। तो किससे संबंधित? तो प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो है विवाद से विश्वास नामक एक योजना निर्दिष्ट की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में माल्यागिरी चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटियों में एक है? गडजाट पहाड़ियाँ, नल्लामा पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ और जावड़ी की पहाड़ियाँ। तो माल्यागिरी चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है गडजाल पहाड़ियों में। ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर कर देना है उड़ीसा में संबंधित है। अगर आप सबसे पूछे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर आप सबसे पूछेगा कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? मेघालय की। अगर आप सबसे पूछेगा यहाँ पे अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी पढ़ के आते हैं तो अमरकंटक पढ़ के आते हैं मेघालय की सबसे ऊंची चोटी। जबकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? कौन सी है? गुरु शिखर, राजस्थान में, माउंट आबू के नज़दीक। ये भी आपको अलग से ध्यान रखना है ज्योग्राफी से। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? जबकि मौलिक अधिकार की समिति के अध्यक्ष जो माने जाते हैं तो सरदार पटेल थे, लेकिन उप समिति बनाई गई और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, KM मुंशी, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री कह लीजिए और दूसरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। JB कृपलानी जो है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान मेघालय द्वारा समर्थित डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके लिए था? मेघालय जो है वो शिक्षा से संबंधित था और मेघालय की अनुशंसा पर ही जो है शिक्षा को हायर एजुकेशन में जो है माध्यम बनाया गया था, मीडियम बनाया गया था। शिक्षा से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो है ये किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? NR नारायण मूर्ति, आदि गोदरेज, रतन टाटा और नंदन नीलकणी। तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो है NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक हो गई है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 में, यानी बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। वर्ष 2017 में हुए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों या विधायकों के व्यक्तिगत वोटों का तीसरा उच्चतम मूल्य है? तीसरा उच्चतम मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों का मूल्य जो है वो तीसरा सबसे बड़ा बताना है कि किस राज्य से संबंधित हो गया है राष्ट्रपति के चुनाव में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से मानस नदी सीधे भारत में प्रवेश करती है? मानस जो है, देखिए बांग्लादेश की पढ़ के आए थे, सूरमा नदी जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी हो गई है और इसका उद्गम कहाँ से बताया था? मणिपुर से। ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मानस जो है दोस्तों ये भूटान की सबसे लॉन्गेस्ट नदी हो गई है। किस राज्य की? भूटान की सबसे लंबी नदी हो गई है मानस, भूटान की लॉन्गेस्ट रिवर है। जबकि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आप सबसे पूछे दुनिया की बताओ तो आंसर होगा नील नदी। अगर आप सबसे पूछे एशिया की बताओ तो आंसर होगा यांगसी नदी, यांगसी। अगर आप सबसे भारत की पूछेगा तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गंगा। अगर आपसे श्रीलंका की पूछेगा तो क्या होगा? महावेली गंगा। अगर भूटान की पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे आप लोग? मानस नदी। और अगर आप सबसे पूछेगा बांग्लादेश की तो क्या आंसर कर देंगे? सूरमा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से बजट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण कितना लक्षित है? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 18 लाख करोड़। 2020-21 के लिए जो है कितना क्या बताया गया है? 15 लाख करोड़। बजट से 5 क्वेश्चन तो आप सबसे सीधे सीधे पूछे गए हैं। फिर से क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत? भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? छठा, सातवां, चौथा और पांचवां स्थान हो गया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत 5वें नंबर की, तो 5वें स्थान पे आता है अर्थव्यवस्थाओं में। भारत से ऊपर अगर आप सबसे पूछा जाए तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी।
और फिर भारत आता है 5वें नंबर पे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस खेल में पी हरिकृष्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? पी हरिकृष्ण जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं किसमें? शतरंज में, तैराकी में, तीरंदाजी में और शूटिंग में। किस खेल से संबंधित हो गए हैं ये? तो ये जो है एक शतरंज खिलाड़ी हैं। 2 तो आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं, बुक्स एंड ऑथर से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ध्रुवस्तर जिसका जुलाई 2020 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ का गठन कब होता है? 1958 में डीआरडीओ का गठन होता है। और डीआरडीओ की जो स्थापना है 1958 में, इसका मुख्यालय अगर आप सबसे पूछेगा हेडक्वार्टर, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? न्यू दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय हो गया है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ध्रुवस्तर जिसका 2020 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, अब ये जो है क्या है बताना है कि किससे संबंधित हो गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बुलेट प्रूफ जैकेट है, मिसाइल है, वायु रक्षा प्रणाली है या पिस्तौल है? तो एक मिसाइल हो गई है। ये क्या हो गया दोस्तों? एक मिसाइल हो गई है, इसका ध्यान रखेंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इससे पहले मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था WHO से संबंधित, ठीक है। WHO का गठन कब होता है? तो ये 7 अप्रैल को हुआ था। और 7 अप्रैल आगे आप सबको एक ऑप्शन दिया था 1958, 1948 सही आंसर होगा, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को होता है। 7 अप्रैल को हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2020-21 में सभी के लिए आर्थिक विकास शीर्षक वाले विषय के घटकों में से एक नहीं था? नहीं था करके पूछा हुआ, ये ध्यान रखना है। कौन सा जो है नहीं था बजट से? एक और क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ पे है। सभी के लिए विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, केयरिंग सोसाइटी भी, ये भी ध्यान रखना है। तो सबका आवास नहीं था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीनों थे, लेकिन ये नहीं था सबका आवास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस खेल से जुड़े हुए? 4 ग्रैंड स्लैम किससे जुड़े हुए? टेनिस से। उनको याद कर लेना है भाई, करंट का क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप सबसे 2020 का पूछा और ऑस्ट्रेलिया में पूछा और महिला, पुरुष और महिला दोनों एकल के खिताब आपको जरूर याद कर लेने हैं। 4 ग्रैंड स्लैम में आपको पता हो, एक विंबलडन है, विंबलडन हो गया है, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन है, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। इन 4 में पुरुष और महिला एकल के, पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। और 2020 में गार्बाइन मुगुरुजा ने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला का खिताब जीता। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ की एक पुस्तक आदि पर्व है? आदि पर्व, कुल पर्व जो है टोटल 18 पर्व है, किस पुस्तक में है? महाभारत में। तो महाभारत से संबंधित हो गया है। और महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? इसका प्राचीन नाम जय संहिता हो गया है। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम, ध्यान रखेंगे। पर्व, आदि पर्व किससे जुड़ा हुआ है? तो ये महाभारत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने करा था? खेरवाड़, मुंडा, इंडिगो, संभलपुर। मुंडा विद्रोह से तो नाम जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा का। मुंडा विद्रोह झारखंड में, बिरसा मुंडा का नाम जुड़ा हुआ है। इंडिगो विद्रोह या नील विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें दिगंबर विश्वास का नाम आता है, दिगंबर विश्वास का नाम है। और सुरेंद्र साई ने जो है संभलपुर विद्रोह का नेतृत्व करा था। संभलपुर कहाँ पे? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के संभलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, इसके बाद है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के तहत पहली बार द्विसदनीय विधायिका की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित करा था? राज्य परिषद का कार्यकाल जो है कितने वर्ष निर्धारित करा था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो कितने वर्ष निर्धारित किया गया था राज्य परिषद का कार्यकाल? तो 5 वर्ष जो है राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से हाल पुनः नामक आदिवासी त्योहार? फिर से स्टैटिक जीके और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाने हैं। हाल पुनः नामक आदिवासी त्योहार जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? झारखंड, असम, पुदुचेरी, राजस्थान। और अगर मैं कहूँ ये सरहूल भी इसी के दौरान होने वाला है, सरहूल, तो फिर आप आसानी से आंसर कर देंगे किस राज्य से जुड़ा हुआ है ये झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। देखिएगा, मौलिक अधिकार जो हम लोग पढ़ के आते हैं वो मेनली हम लोग 14 से स्टार्ट करते हैं, है ना, 14 से, और 14 से 32 तक तो बिल्कुल जो मौलिक अधिकार हम लोग एक एक करके पढ़ के आते हैं। समता का अधिकार हो गया है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ के आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ के आते हैं। अनुच्छेद 32 जो है वो जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, राज्य को परिभाषित करने वाला है। तो 14 से बाद वाले तो हम लोग मेनली पढ़ के आते हैं 35 तक। तो ऑप्शन जो होगा ना 14 से पहले है 12। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आपने बहुत अच्छे मतलब मेन भी पढ़ा होता है ना तो भी आप लोग अच्छे से कर पाते हैं। 12 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। सीधे सीधे 2 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे मौलिक अधिकारों से संबंधित हो गया है। 17 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो अनटचेबिलिटी से है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी से संबंधित हो गया है अनुच्छेद 17। 14 जो है वो समता से संबंधित हो गया है, समता या समानता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कानून सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों में दोष सिद्धि से संबंधित है, अपराधों में दोष सिद्धि से संबंधित हो गया है। इधर 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। और 23 जो होगा वो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम से संबंधित हो गया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा कावेरी नदी का बेसिन नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त है। कावेरी नदी जो है इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। कावेरी नदी जो है बरमगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, बरमगिरी, और ये भारत के 3 राज्यों में बहती है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। कहाँ पे नहीं बहती है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश जो है कावेरी नदी का बेसिन स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना है। और इसी नदी के ऊपर जो है कर्नाटक में एक वाटरफॉल भी है जिसको कहते हैं जलप्रपात। उसका नाम, क्योंकि दक्षिण की गंगा और गंगा शिव की जटाओं से निकलती है, तो आप ध्यान रखोगे शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। राज्य का नाम क्या हो गया है, कर्नाटक। तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में इसी नदी के ऊपर जो है मैटूर डैम भी है, मैटूर बांध तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन के साथ आज का जो हमारा ये पेपर था, जो कि प्रीवियस एग्जाम में 11 दिसंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का पेपर था। प्रीवियस पेपर की क्लास लगातार करेंगे। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और लॉयल क्लासेस SSC का चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।